हेलो सर।
ओके, स्टार्ट करते हैं आज का। यस मुझे लगता है सर आज मैं अकेला ही हूँ। हाँ, है ही नहीं कुछ, बस अकेले ही। सर आप बिफोर आप स्टार्ट करें ना, मुझे अपना वो क्वेरी कंफर्म करना था। क्या? जैसे सर मैंने आपसे पूछा था ना कि इन केस इफ द सिस्टम इज ऑफ, हम्म। मेरा पिंग ना शो करता है कि कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अच्छा, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपने कंप्यूटर को फ्लाई मोड में डाला और फिर शट डाउन किया। तो अगर मैं एयरप्लेन मोड फ्लाई में डाल। मोड डाल देता हूँ ना, जिससे वाईफाई ऑफ हो जाता है, देन इट डजंट शो कि वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, अदरवाइज वो ऑनलाइन ही होता है। जब स्विच ऑफ है तब भी ऑनलाइन डिटेक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, हाँ राइट? सर। अगर मैं फ्लाई मोड पे डाल के स्विच ऑफ करता हूँ या वाईफाई ऑफ करके स्विच ऑफ करता हूँ तभी वो कनेक्टेड नहीं दिखाता, अदरवाइज वो कनेक्टेड दिखाता है। अच्छा, और ये तुम मतलब कोई पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हो रहा है या फिर? नहीं सर, घर में जितने भी डिवाइसेस है सबके साथ यही होता है। अच्छा। मेरे पास वैसे दो लैपटॉप्स है, एक पे तो वाईफाई काम करता नहीं है, वो लैन पे ही शो करता है। तो इस पे लैन डिस्कनेक्ट कर दो तब भी शो करता है सर। उस तो पे लैन ये भी आपको वाईफाई ज्यादा कनेक्ट करो। आइडिया होगा सर कि ऐसा हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते हैं उन्होंने कोई मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर डाला हो। हो सकता है। ओपन सारी कंपनी के डिवाइस में। सर है तो पर्सनल कंप्यूटर, बट अभी बीच में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे ना, सो दे यूज टू मॉनिटर इट। और तो मॉनिटर तो सर एनी डेस्क से भी हो जाता है, अगर हाँ, एनी डेस्क या अल्ट्रा व्यूअर का अनअटेंडेड एक्सेस ले रखा हो तो। वो तो हो जाता है मॉनिटर को। हाँ सर। इट्स पॉसिबल कि उन्होंने किया हो कुछ ऐसा। ये तो वो ही जानते हैं कि उन्होंने क्या डाला है। अच्छा। ओके, सो अच्छा, कल थे ना सेशन में? आई एम सॉरी सर। यू वर देयर यस्टरडे, राइट? यस सर, आई वाज प्रेजेंट। तो कल हमने क्या कवर किया था? डीबीडब्ल्यू, सर डीवीडब्ल्यूए और BUPRL। बर्फ बर्फ। बर्फ बर्फ यार। हाँ, बर्फ सूट। ठीक है, तो बर्फ सूट एज अ टूल, डीबीडब्ल्यू इज द वेब एप्लीकेशन जो हम लोकली इंस्टॉल करके यूज करते हैं इसको। तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है सर। अच्छा, हैव यू लाइक डन डीबीडब्ल्यू इतना इंस्टॉल कर लिया सिस्टम में? नहीं सर, actually I couldn't get that much time. I returned from office and after that I slept. I just woke up before the class. So I would be able to do it once the class is over. ऑलराइट, ठीक है, तो व्हेनेवर यू गेट द टाइम डू दैट। बट कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा भी मतलब लेट नहीं हो, बिकॉज as soon as you do that you can practice, ना? As soon as you Yes sir. stop, that's the thing. Sir, actually थोड़ा time का ही problem है, हाँ, because आई I अंडरस्टैंड। hardly get time to sleep and all. It's just because I had a keen interest, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को कि मेरे ऑफिस में मोस्टली पीपल आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड, अच्छा। BCA BCA और BCA करके आए हैं या फिर बैचलर इन कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी, सो दे नो अ लॉट। हम्म। मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, somehow I managed to crack the interview, so मैं जॉब कर रहा हूँ, but I अच्छा। wanted to learn, so it's just not ethical hacking that I would be going for. I would be going for the whole diploma so that I can learn more. हाँ नहीं, तो दैट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम कर सकते हो। एंड टाइम का, आई अंडरस्टैंड, टाइम नहीं मिल पाता है, बट यार, देर इज नो अदर वे, यू हैव टू गिव टाइम, कहीं ना कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा। So your voice is cracking. I could not hear you at all. कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. या। I can hear you, but in the meanwhile, voice ऐसे crack होती है ना कि आप क्या कह रहे हैं वो समझ में ही नहीं आता. अच्छा,
मैं ये कह रहा हूँ यार, देखो अब और कोई तरीका है नहीं। यू हैव टू डिवोट सम टाइम, प्रैक्टिस कुछ तो करनी पड़ेगी। देर इज देर इज नो ऑल्टरनेट, आई नो देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस। यू हैव Yes, टू sir. I प्रैक्टिस। will do it. I'll do it for sure. आज करो कल करो, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। Yes, sir. ओके। So after we log in, we'll be able to move on to the next thing. अच्छा, next is Mhm. CSRF। okay, इससे फाइल इंक्लूजन अपलोड वगैरह ये सब देखिए। CSRF is cross site request forgery। बिफोर डूइंग एनीथिंग यहाँ पे, लेट मी जस्ट गिव यू एन एक्सप्लेनेशन की होता क्या है। ठीक है सर। अब अगेन यहाँ पे एक अटैकर है और एक विक्टिम है। एंड जो विक्टिम है, लेट्स से ही इज लॉग्ड इन ऑनटू अ वेबसाइट। ओके, ही इज हैविंग एन ऑथेंटिकेटेड सेशन वेबसाइट पे। तो नाउ ही इज लॉग्ड इन, और अटैकर क्या कर रहा है, वो एक लिंक भेज रहा है विक्टिम को। और जब वो विक्टिम उस लिंक पे क्लिक कर रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि कुछ और है, लाइक ही डजंट नो एक्चुअली व्हाट क्लिकिंग ऑन द लिंक इज गोइंग टू डू। अटैकर इज गोइंग टू ट्रिक द विक्टिम। उसको शो ये होगा कि कुछ और हो रहा है, बट एक्चुअली कुछ और एक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी हैव दिस फॉर्म टू चेंज द पासवर्ड। ठीक है। अब पासवर्ड चेंज कहाँ हो सकता है? पासवर्ड चेंज किसका हो सकता है? जो लॉग्ड इन है उसी का तो पासवर्ड चेंज होगा। अनलेस यू आर लॉग्ड इन टू अ वेबसाइट तो अपना पासवर्ड चेंज तो कर नहीं सकते। नहीं सर। यू नीड टू बी लॉग इन, नॉट जस्ट टू चेंज पासवर्ड। कुछ भी ऐसा काम करने के लिए, अकाउंट में कोई भी चेंजेस लाने हैं, तो पहले यू शुड बी लॉग्ड इन। Mhm. तो जो विक्टिम है, विक्टिम इज लॉग्ड इन, एंड अटैकर उसको एक ऐसा लिंक सेंड कर रहा है कि जब वो उस पर क्लिक करेगा तो कुछ ऐसा अनइंटेंडेड एक्शन होगा उसके अकाउंट पे। अनइंटेंडेड मतलब क्योंकि उसने नहीं करना चाहा है, बट लिंक क्लिक करने की वजह से वो ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है वेबसाइट पे, तो वो एक्शन हो जाएगा। जैसे अकाउंट चेंज करने की बात होगी, पासवर्ड चेंज करने की बात होगी मतलब, या फिर डिपेंडिंग ऑन क्या फंक्शनैलिटी है वेबसाइट की, हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन उसके बिहाफ पे हो जाए। बैंक अकाउंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अकाउंट में कुछ और चेंजेस अपडेट करना, प्रोफाइल अपडेट करना, कोई और चेंज करना, इस तरह का कुछ भी हो सकता है अटैकर करने की कोशिश करे। तो दैट इज व्हाट CSRF इज, कि यू आर ट्रिकिंग अ विक्टिम, द अटैकर इज ट्रिकिंग द विक्टिम इनटू क्लिकिंग ऑन अ लिंक, जिससे कि कोई अनइंटेंडेड एक्शन हो जाएगा विक्टिम के अकाउंट पे। जैसे यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, पासवर्ड चेंज। अभी पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या, एक फॉर्म है। ठीक है। जब भी तुम किसी वेबसाइट पे इस तरह का कुछ देखते हो कि यू सबमिट सम इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन चेंज, और सबमिट मतलब बेसिकली दिस इज अ सबमिट बटन। ठीक है। सबमिट करते हुए वो वैल्यू जाती है सर्वर के पास। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज अ फॉर्म। ठीक है। वेबसाइट बनती किस में, डू यू नो वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनती है? एक बेसिक लेआउट जो होता है। आर यू फेमिलियर विद HTML? Yes sir, I've heard about it. HTML, ओके ठीक है। यू डोंट नीड टू लाइक नो एवरीथिंग, जस्ट HTML में क्या होता है कि वेबसाइट की कोडिंग मतलब जो लेआउट होता है पूरा HTML में होता है। तो दिस सॉर्ट Mhm. ऑफ थिंग इज अ फॉर्म इन HTML। तो इस फॉर्म को मैं क्या करूंगा, आई टेक द सोर्स कोड इसके लिए। तो व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक करके, और जो लॉगिन नहीं सॉरी, ये पासवर्ड वाला कुछ फॉर्म है, दिस दिस इज द फॉर्म। हाँ सर। ठीक है। मैं ये वाला जो पार्ट है पूरा कॉपी कर लूंगा, एंड आई क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है। तो एक नई फाइल मैं बनाऊंगा। ठीक है। HTML फाइल, अब एक्चुअली क्या होगा,
कि वी डोंट हैव अ वेबसाइट यहाँ पे, बट एन एक्चुअल अटैकर, रियल अटैकर, व्हाट ही विल डू इज कि वो इस तरह से फाइल बना के उसको, मतलब इस तरह से एक वेब पेज बना के उसको अपनी कहीं साइट पे होस्ट कर देगा। ठीक है, ओके, लेट मी लुक फॉर द पेज दैट आई ऑलरेडी हैव, या विल क्रिएट अ न्यू वन, नॉट एन इशू। So I'll just right click and create document with HTML. Just create an HTML page saying CSRF, इसका नाम रखते हैं। एक्चुअली फाइल नेम से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अब जो HTML में बॉडी होती है दैट कंटेन्स द कोड, इसमें मैं जो फॉर्म कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूंगा। एंड ओके, अब मेरे को क्या करना है कि आई विल बी मेकिंग सम मॉडिफिकेशन यहाँ पे। और मॉडिफिकेशन किस हिसाब से होंगी कि जो विक्टिम है उसको पता नहीं चले कि एक्चुअली हम लोग पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछ रहे हैं। तो आई डिलीट दिस टेक्स्ट न्यू पासवर्ड, ठीक है, कि हमें उसको बताना ही नहीं है कि नया पासवर्ड के लिए है कुछ ऐसा। कंफर्म न्यूज पासवर्ड भी है, मैं हटा दूंगा यहाँ से। और इनपुट टाइप को पासवर्ड से चेंज करके आई मेक इट हिडन, ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। ऑटो कंप्लीट तो इसकी जरूरत ही नहीं है। नेम को हम चेंज नहीं करेंगे, बट विल गिव इट अ वैल्यू। दिस वैल्यू विल बी द न्यू पासवर्ड जो हम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। लेट्स से आई जस्ट से पासवर्ड 123 as a new password। I'll just copy this thing, इसको कॉपी करके मैं यहाँ नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, तो दोनों जगह मेरे को ये चाहिए वैल्यू पासवर्ड 123, तो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू पासवर्ड, ये नया पासवर्ड होगा विक्टिम के अकाउंट का। और सबमिट बटन में जो ये सबमिट बटन है चेंज नाम का, इसको ऑब्वियसली चेंज नाम नहीं रखेंगे इसका, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे टू समथिंग लाइक क्लिक हियर टू विन $100, इस तरह का कुछ भी, मतलब some kind of social engineering will try to apply ताकि वो विक्टिम उस लिंक पे क्लिक करे। Mhm. टाइटल भी चेंज करके लेट्स से एक्सक्लूसिव ऑफर। अब देयर जस्ट वन मोर थिंग वी नीड टू डू कि फॉर्म जो है इसका एक पैरामीटर होता है एक्शन। करेंटली दिस इज नॉट पॉइंटिंग एनीवेयर। एक्शन, ये जो पैरामीटर है ये बताता है कि फॉर्म सबमिट कहाँ पे होगा। तो मुझे इसको लेट्स से कि यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो ये देते हैं पासवर्ड चेंज, तो यहीं जा रहा है ये। मतलब इस लिंक पे जा रहा है, तो मुझे उसको बताना है कि पासवर्ड सबमिट करना कहाँ पे है। इस लिंक पे Mhm. करना है। तो यहाँ पे मुझे ये लिंक डालना पड़ेगा। और दिस इज द लिंक टू कि सर्वर पे पासवर्ड सबमिट कहाँ होता है, किस लिंक पे होता है। ठीक है, तो दैट इज द लिंक, उसकी जरूरत नहीं। ओके, सो ये हमारा पेज है जो हमने बनाया। अब ऑफ कोर्स अटैकर्स यूजली थोड़ा और इसको डेकोरेट करके और अच्छे से इसको डिजाइन विजाइन करके फिर यूजली दिखाते हैं यूजर को। लेट मी सेव दिस और मैं उसको खोलता हूँ अपने ब्राउजर में। ठीक है, कहाँ गया पेज? ओके, दिस इज अ पेज, आई ओपन इट
ब्राउजर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, क्लिक हेयर टू विन $100, $100। द टाइटल इज एक्सक्लूसिव ऑफर। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इट्स टेकिंग मी टू द वेबसाइट और हम्म, आई एम गेटिंग द मैसेज पासवर्ड चेंज्ड। तो अब पासवर्ड की वैल्यू क्या हो गई, जो ये आपने लिंक पे पासवर्ड डाला था, पासवर्ड। पासवर्ड 123 जो हमने डाला था, ये चीज विक्टिम ने किया, उस लिंक पे क्लिक किया तो वेबसाइट के पास नया पासवर्ड जो है सबमिट हो गया, जो पासवर्ड अटैकर ने या मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी। तो इफ आई ट्राई टू लॉग इन विद द ओल्ड पासवर्ड PASSWORD, तो अब लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन फेल्ड, बिकॉज अटैकर पासवर्ड चेंज कर चुका है, अब सिर्फ नए पासवर्ड से ही लॉगिन होगा। और अटैकर को ऑलरेडी पता है ये पासवर्ड, क्योंकि उसने उसने खुद ही वो वैल्यू वहाँ पे रखी है उस पासवर्ड की, नए पासवर्ड की। तो अटैकर ऑलरेडी नोस की पासवर्ड क्या है, तो अब उसको विक्टिम के अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा, बिकॉज ही ऑलरेडी नोस द पासवर्ड नाउ। अच्छा, इस तरह से। तो ये सब तो मैं तो लैन पे बैठ के किसी और के कंप्यूटर पे नहीं कर सकता ना, जब तक मैं उसके कंप्यूटर पे ये फाइल इंस्टॉल ना करूँ। नहीं तो यहाँ तो मैंने तो क्या किया है, जैसे अपने सिस्टम पे फाइल बना के दी है, बट व्हाट आई मैं सेड इज कि अटैकर्स क्या करते हैं कि दे क्रिएट अ वेब पेज लाइक दिस, मतलब इस तरह से जो मैंने HTML पेज जैसे बनाया। तो अटैकर क्या करेगा, ये HTML पेज बनाएगा और इसको अपनी कहीं वेबसाइट पे होस्ट कर देगा। ठीक है, तो एक फेक वेबसाइट या सिर्फ फेक एक वेब पेज बना के उसको ऑनलाइन होस्ट कर देगा। तो उस अगर ऑनलाइन होस्टेड है वो, तो फिर तुम उसका लिंक किसी को भी दे दो तो वो एक्सेस कर पाएगा ना। या फिर यू कैन डू दी NG रॉक थिंग, बट वो तो थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा एज इन NG रॉक में इट्स मोर लाइकली टू फेल, बिकॉज पहली बात तो तो सर, यू हैव टू सर परचेज एन अकाउंट वैसे भी। अब तक मैं जो देख रहा हूँ सर, उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि यहाँ तक क्या। जो रिमोट यूटिलिटीज की आईडी यूज करते हैं, जैसे रिमोट यूटिलिटी हो गया, और भी सारे पेड टूल्स हैं जैसे रिमोट पीसी हो गया, हम्म। और जिसका लिंक एक बार कस्टमर के कंप्यूटर पर डाउनलोड कर दो हम्म। और पासवर्ड सेट कर दो, तो यू हैव एन एक्सेस टू इट फॉर एवर। हाँ। तो वही सारे टूल्स ज्यादा इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू दीज टूल्स दैट वी आर लर्निंग। क्योंकि अगर ये सारे टूल्स, तो इसके लिए तो मुझे कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए होगा कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, किसके कंप्यूटर का। विक्टिम के कंप्यूटर का, तभी तो मैं ये टूल डाल पाऊंगा ना, या फिर नहीं, टूल थोड़ी ना डालना है इसमें मैलवेयर थोड़ी। बना पाऊंगा। नहीं, इसमें CSRF में कौन सा टूल चाहिए। नहीं सर, मैं जैसे ये नहीं कह रहा, मैं जैसे कह रहा हूँ कि आई वांट टू हैक इनटू माय नेबर्स कंप्यूटर। हम्म। तो उसके उसके नेबर के कंप्यूटर पे का एक्सेस लेने के लिए, मुझे उसका हाँ। कंप्यूटर हैक करने के लिए, इधर तो मुझे मैलवेयर बनाना पड़ेगा, हम्म। फिर उसको सेंड करना पड़ेगा, फिर ही क्लिक्स इट, ही गेट्स इंस्टॉल्ड, देन ओनली आई वुड बी एबल टू यूज इट। हम्म। या फिर मुझे 1-2 मिनट के लिए अगर उसका कंप्यूटर मिल जाता है ऐसे ही, तो मैं अपने हाँ। रिमोट पीसी का लिंक खोल दूंगा और उस पर पासवर्ड डाल के सेटअप कर दूंगा, तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा मेरे पास एक्सेस। सो दैट वुड बी मच इजियर आई गेस, लेकिन वो पेड है फिर। पेड, चलो पेड तो है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स नॉट इजियर बिकॉज चलो नेबर इज अ डिफरेंट सिचुएशन। नेबर हम्म। तो इज लोकेटेड क्लोज टू यू, तो यू हैव अ हम्म। वेरी गुड चांस, बहुत अच्छा चांस है कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें फिजिकल एक्सेस कभी ना कभी मिलेगा उसके सिस्टम का। ठीक है, देयर इज अ हम्म। वेरी गुड चांस ऑफ दैट आपने। लेकिन इफ योर टारगेट इज सिटिंग हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड, तो फिजिकल एक्सेस तो मिलने जरा। अच्छा। अगर नेबर है, पड़ोसी है, तो अलग बात है यार, लेकिन अगर नॉर्मली तो टारगेट सिर्फ हम एक ही उसको नेबर को नहीं करेंगे ना। अटैकर्स को क्या होता है,
अटैकर्स तो क्या करते हैं, कोई मैलवेयर बनाते हैं, उसका लिंक वो छोड़ देते हैं ऑनलाइन कहीं किसी वेबसाइट पे, हम्म, या किसी एड में डाल देते हैं, और वो लिंक को फिर वो स्प्रेड करते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेज, अलग अलग एप्लीकेशंस, चैट एप्स, सर्वर्स में जाके अपना लिंक वो करते रहते हैं, एडवर्टाइज। तो अब वो, उनको थोड़ी पता कि कौन डाउनलोड करेगा। यस सर। उनको तो बस ये, जिसके भी सिस्टम का एक्सेस मिल गया मिल गया। अब फिर वो वहाँ कुछ भी करते हैं, या तो डेटा चुराते हैं, या फिर दे आस्क फॉर रैंसम, या दे सेंड ईमेल्स कि भाई आई हैव योर प्राइवेट डेटा, मैं लीक कर दूंगा, ये वो, इस तरह का। हम्म, तो इस तरह की चीजें करते हैं अटैकर्स। एंड इन केस इवन अगर वो किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, तो दे विल ट्राई टू कांटेक्ट द इंडिविजुअल सोशल मीडिया के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू, और फिर वो वहाँ पे लिंक्स भेजेंगे। तो देखो, सोशल इंजीनियरिंग प्लेज अ ह्यूज रोल। सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पार्ट है कि लोगों को कन्विंस करने के लिए। इवन सोशल इंजीनियरिंग में भी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता लोगों को। अब हर किसी को शौक है फ्री चीज़ों का, ठीक है। हम्म, पायरेटेड सॉफ्टवेयर तभी तो लोग यूज़ करते हैं बिकॉज फ्री मिलता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मूवीज, गेम्स, कुछ भी, मतलब पायरेटेड स्टफ इन जनरल। तो अब अटैकर्स को पता है कि कोई चीज़ पायरेटेड अगर है, रिलीज हुई है, तो लोग डेफिनेटली यूज़ करेंगे। लेकिन अब, लेकिन नहीं, मतलब इस तरह से फिर उनका बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बहुत अच्छा टारगेट हो जाता है अटैकर्स के लिए, पायरेटेड वेबसाइट्स। तो वहाँ पे फिर वो लोग अपलोड करने शुरू करते हैं फाइल्स विद malware। हम्म। और सर जो पॉपअप्स बनती हैं वो पॉपअप्स भी इसी के हिसाब से बनती है। पॉपअप्स कौन से वाले? सर जैसे पॉपअप्स नहीं होते थे एडवर्टीजमेंट्स जो पॉपअप ऐसे ही। एडवर्टीजमेंट्स ना? यस सर, एक बार आपने जैसे किसी लिंक पे क्लिक किया, आपका हाँ पूरा कंप्यूटर लॉक हो गया और इट वुड प्ले अ साउंड और उसके साथ नंबर आता है, जेन्युइन नंबर होता है। टोल फ्री नंबर्स डाल देते हैं उस पे कि कॉल दिस नंबर फॉर माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट या फिर हाँ हाँ नॉर्टन हाँ हाँ। सपोर्ट। और वहां पे उनका पूरा कॉल सेंटर बैठा होता है जहाँ पे वो स्कैम। इंटरटेन करते हैं। हम्म। स्कैम्स रन करते हैं वो बेसिकली, हाँ, दैट इज आल्सो malware ना। अच्छा सर। या इवन फेक एंटीवायरस भी होता है, कभी कभी वो बोलता है कि योर सिस्टम हैज एन इशू, तो इस नंबर पे कॉल करो, या जिस तरह से तुमने बताया कि कॉल सेंटर पे कॉल करो एंड फिक्स हो जाएगा। या वो कहते हैं डाउनलोड दिस और क्लिक ऑन दिस लिंक टू फिक्स योर पीसी एंड स्टफ। हम्म। वो सारा, अब malware तो है ही, अगर तुम क्लिक करोगे या कॉल करोगे तो वो भी कॉल करोगे, स्कैम करने की कोशिश करेगा वो। बाकी। और सर अगर एक बार कंप्यूटर में पाइथन प्रोग्रामिंग हो जाती है तो हम्म, कंप्यूटर की लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है ना। बिकॉज अब अर्लियर आई हैड विंडोज 10। हाँ। जो पहले सिर्फ विंडोज 10 ही था मेरे i5 पीसी में, तो मेरे हाँ। ऑफिस के जो फ्रेंड्स थे, हम्म। मींस जो ज्यादा थोड़े समझदार हैं, what they used to do is I don't know how they do it, but they hack into my network और वो मोस्टली ना मुझे ट्रबल करने के लिए इधर या तो ब्लूटूथ उड़ा देंगे हम्म। या फिर कोई ना कोई ऐसी फाइल उड़ा देंगे जिसकी वजह से मेरा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सो आई अच्छा। ऑलवेज यूज टू रीस्टोर इट और फिर कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा, मेरे 1-2 घंटे लग जाएंगे। हाँ। तो जब से आपने वर्चुअल बॉक्स बताया तो मैंने वर्चुअल बॉक्स डाला और उसके बाद काली के साथ जब पाइथन प्रोग्रामिंग की कि वॉल्यूम उस पे आ जाए, तो देयर वाज अ रीस्टोर पॉइंट दैट वाज ऑलरेडी क्रिएटेड। तो उसकी वजह से अब इजी हो गया है एंड नाउ दे आर नॉट एबल टू रिमूव द ब्लूटूथ वेरी ऑफन। अच्छा, बट restore points have not a lot to do with this. restore point तुमने खुद क्रिएट किया होगा, या सिस्टम में उसने पूछा होगा तब तुमने यस किया होगा कहीं? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ वर्चुअल बॉक्स में आपने जो प्रोग्रामिंग बताई थी हम्म। कि
काली पे जाके ये प्रोग्राम करो तो काली पे साउंड आने लगेगा। मैंने बस वही किया था और कुछ नहीं किया। साउंड के लिए क्या बोला था मैंने? आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। साउंड के लिए आपने एक लिंक बताया था और बोला था थोड़ा गूगल करो। अच्छा, तो यू तो डिड दैट थोड़े, एंड वर्क। हाँ तो उससे हो गया। तो अब तो मुझे यही लग रहा है कि अब तो थोड़े दिनों से प्रॉब्लम नहीं आई, बट मैंने पिंग टूल डाउनलोड किया है, सो आई ऑलवेज सी अननोन यूजर्स कनेक्टेड टू माय लैन। लैन, यू आर डूइंग द पिंग ऑन योर वर्चुअल मशीन या मतलब मेन पोस्ट? सर लाइक आई हैव एन i5 पीसी, डेल का हाँ पीसी है, और मेरे राउटर से ये कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू। हाँ। हाँ, सो ऑलवेज मुझे हमेशा ही मेरे माइंड में ये डाउट रहता है कि समवन इज वॉचिंग मी, किसी ने मुझे हैक किया है। बिकॉज हमारे जो ट्रेनर थे ना, मीन्स लास्ट ईयर आई हम्म। वाज वर्किंग विद टेली परफॉर्मेंस, तो मैं एडोबी के प्रोसेस में था। तो हमारे हाँ, जो ट्रेनर थे, तो ही यूज्ड टू से कि ही इज अ लेवल 5 और लेवल 7 हैकर जो बोलते हैं, एंड ही यूज्ड टू टेल कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सो इट वाज अ चैलेंज। ही उन्होंने चैलेंज दिया था कि मैं किसी के भी नेटवर्क में घुस सकता हूँ, आई कैन डिलीट ऑल द ट्रेसेस, सो यू हम्म, वुड नॉट बी इवन एबल टू ट्रेस मी दैट आई गॉट इनटू योर नेटवर्क, और मैं तुम्हें छोटे छोटे ट्रबल्स देता रहूंगा और तुम सीखने की कोशिश करना कि कैसे ठीक करते हैं। सो आई वाज नॉट दैट टेक्निकली साउंड। तो मैं सोचता था कि जैसे कि ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग को हम्म। मैंने ऐसे म्यूट, बट व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि वो सिस्टम का एक्सेस कैसे ले लेते थे, आई डोंट नो। दे वुड रिमूव द म्यूट एंड व्हाटएवर आई एम टॉकिंग दे आर एबल टू हियर इट, देन दे विल कॉल मी एंड दे विल से कि अपना म्यूट लगा लो। अच्छा। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई केम टू नो कि टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा कम जानता हूँ, दे नो अ लॉट। सो दैट्स द रीजन आई एम ट्राइंग टू लर्न। तो थोड़ी थोड़ी चीजें तो समझ में आती हैं। आप जो भी बताते हो थोड़ा यूट्यूब वगैरह से स्टडी कर लेता हूँ, हम्म। बट ये तो बहुत हाई लेवल की चीज होगी ना सर, HTML प्रोग्रामिंग एंड ऑल। तो उसके लिए तो मुझे लगता है पूरा एक आध साल का कोर्स करूंगा तभी मुझे ठीक से आ पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। ऐसा देखो, इट्स अ मिथ कि तुम्हें ऐसे 2-3 साल पूरे लगाओ तभी कुछ हो पाए। ऐसा नहीं है। बट द मेन थिंग इज कि तुम चाहो तो यू कैन पिक दिस अप वेरी फास्ट, बट टाइम देना पड़ता है ना। द मेन थिंग इज जो तुम कह रहे हो कि टाइम मिल नहीं पा रहा है ना, तो वो सो टाइम तो प्रॉब्लम सर है। वही 3-4 घंटे का ही है, अब 12 घंटे तो ऑफिस में ही लग जाते हैं सर। हाँ, नहीं वो I'll वही leave ना। for office at I'll leave for office at 7. I'll be back near about 6:30. उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ा, नाश्ता वास्ता करा, then I'll sleep and I'll wake up and I'll do the class. सब 3 से 5 तक क्लास होगी और 5 से 6 बजे तक 1 घंटे का टाइम होगा, और ऑन वीकेंड्स I'll have the time, सैटरडे संडे। तो मैं पहले यही करता था, सैटरडे संडे पूरा रिवीजन कर लेता था, तो पूरा वीक हाँ। जो कुछ भी पढ़ा है वो कवर अप हो जाता था। कल टाइम नहीं मिल पाया तो मैं वो DWA भी नहीं कर पाया। अच्छा। लेकिन सब अब तो इतना ही टाइम है, इसी टाइम में करना है, अदरवाइज मैं तो ऐसे ही वही है बूढ़ा ना, हो जाऊंगा कमाते खाते। वही है यार। सबका तो सबके साथ वही है। टाइम कहीं ना कहीं से तो ढूंढना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा टाइम सीखना है तो। बट अगर इफ यू डिवोट द टाइम तो उसका बेनिफिट भी तुम्हें ही है ना फिर। लाइक हाँ यू स्टैंड टू गेन उसमें से। यू डिवोट द टाइम, यू लर्न, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ओके, आई नो दिस। एंड कोर्स प्रोफेशनली तो उसका फायदा है ही तुम्हें, यू नो दैट। टाइम का ही चक्कर है यार सारा। जितना टाइम दे दोगे, और इवन जब तुम व्हेन यू आर लाइक स्टडिंग दिस तो पूरा फुल कंसंट्रेशन से करो, यू विल बी एबल टू डू इट। ऐसा कुछ नहीं है कि यू नीड एक्सट्रीमली एडवांस स्टडी। ये भी HTML इज नॉट हार्ड एट ऑल। मैं बता रहा हूँ, बेसिक्स तो बिल्कुल हार्ड नहीं। इन डेप्थ जो जाने की जरूरत ही नहीं है, अनलेस तुम वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो। काफी मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो बेसिक्स तुम जान लो, दैट इज इनफ। अनलेस दैट इज योर एंटायर करियर, बेसिक्स आर फाइन।
और बेसिक्स ज्यादातर ऐसे ही हैं। Sir, my main motto is to protect myself and हम्म। get my privacy, अच्छा। because जो ट्रेंड और टैलेंटेड बंदे होते हैं ना, उनके उनके बारे में आप फोन म्यूट करके भी बोलो तो दे वुड रिप्लाई कि आप गाली क्यों दे रहे हो यार, दैट्स नॉट फेयर। एक बार मेरे साथ हुआ था, आई वाज अटेंडिंग द ट्रेनिंग टीम, हाँ। और मैंने ट्रेनिंग में क्या किया कि ऐसे ही जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आई, ठीक है, म्यूट पे हाँ। डाल दिया और मैं अपनी बकवास बोल रहा था कि ये ट्रेनर तो पागल है, ये है वो है। अच्छा। उसके बाद 5 मिनट के बाद वो बोलता है कि दिस इज व्हाट यू सेड, और देन ही सेड कि इफ यू डोंट बिलीव मी आई कैन सेंड यू द रिकॉर्डिंग। तो आप म्यूट डालो तो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, द म्यूट इज नॉट इवन वर्किंग, इट्स जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। एंड द सॉफ्टवेयर दैट वी वर यूजिंग वाज ब्लू जीन्स। तो अच्छा। तो ब्लू जीन्स पे ऐसा हो सकता है, दे हैव ऑल द एडमिन राइट्स। देन ही टोल्ड मी कि नहीं, इतना ही जरूरी नहीं है, आई कैन सिट इनटू योर लैन, आई कैन चेक कि तुम व्हाट्सएप पे किसके साथ क्या कम्युनिकेशन करते हो, क्या मेल करते हो, क्या नहीं करते, क्या फाइल सेंड करते हो। सो द कंपनी इज डूइंग इट फॉर इट्स ओन प्राइवेसी, कि अगर कोई बंदा कंपनी की डेटा ना चुरा रहा हो, कुछ ना कर रहा हो, सो दे आर स्पाइंग ऑन एवरीवन। राइट। लेकिन कैसे कर रहे हैं ये तो थोड़ा समझ में भी नहीं आता था पहले, लेकिन अब तो थोड़ा लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि सर ओनली रशियंस कैन डू इट, बट it may ऐसा कुछ happen नहीं। that Indians are very smart as well, even they can hack into phones. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम कुछ भी कर सकते हो, सर। नॉट एन इशू। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एट Yes. हैंड। Mhm. तो दिस इज CSRF कि अटैकर सेंड्स अ विक्टिम अ लिंक विच लुक्स लाइक कि वो कुछ और कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कुछ और हो रहा है। जैसे यहाँ पे अब विक्टिम को तो ये लग रहा है कि अच्छा ये बटन क्लिक करूंगा मेरे को कुछ ऑफर मिलेगा, या फिर इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, ऐसे नहीं क्लिक है टू विन $100 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा जो विक्टिम को लगे कि हाँ दिस इज गुड, की फायदे का है। तो जरूरी नहीं है कि यही होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मतलब जिससे तुम विक्टिम को ल्योर कर पाओ टू क्लिक ऑन दिस। सोशल इंजीनियरिंग पूरा है ही है ना, कि किसी को झूठ बोलना ताकि वो कुछ ऐसा करे या ऐसी इंफॉर्मेशन दे या कुछ ऐसा एक्शन करे जो उसे नहीं करना चाहिए। Mhm. तो उसको देख के क्लिक करेगा और एक्चुअली क्या होगा, उसका पासवर्ड चेंज हो चुका होगा। तो ये होता है CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। बिकॉज यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है फोर्ज हो रही है, एज इन साइट को तो ये लग रहा है कि लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है पासवर्ड चेंज करने की, बट एक्चुअली विक्टिम ने ऐसा कुछ इंटेंशन रखा ही नहीं है पासवर्ड चेंज करने का। वो तो सिंपली अपना कुछ और समझ के क्लिक कर रहा है। आई चेंज दिस बैक टू द ओरिजिनल पासवर्ड। और अब आगे बढ़ते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे और XSS। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि हमने कुछ ऐसा अपना मैलिशियस कोड इंसर्ट किया और वो एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो, मैंने HTML की बात की थी। HTML डिफाइन करता है वेबसाइट में कि कंटेंट क्या है और क्या लेआउट है उसका, मतलब टेक्स्ट कहाँ पे, इमेजेस कहाँ पे, साउंड अगर कोई ऑडियो है वो कहाँ पे, ये सब होता है HTML में। HTML के अलावा भी दो कंपोनेंट्स होते हैं वेबसाइट्स के। एक होता है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो होता है, जो डिफाइन करता है उस पेज का डिजाइन, कि वो अपीयरेंस उसकी, फॉन्ट किस तरह से है,
इमेजेस का है, अलाइनमेंट क्या है चीज़ों की, इस तरह की चीज़ें होती है सीएसएस में। और द थर्ड थिंग इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट डिफाइन करता है उस पेज का बिहेवियर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट होता है बिहेवियर के लिए, कि पेज बिहेव कैसे कर रहा है। लेट्स से तुमने कोई लिंक क्लिक किया, या तुमने कोई बटन प्रेस किया वेबसाइट पे, या किसी चीज पे हवर किया, किसी लिंक पे माउस से, तो जावास्क्रिप्ट डिफाइन करता है वेब पेज का बिहेवियर, कि जब तुम उस पेज से इंटरेक्ट करते हो तो वो उसको हैंडल कैसे करता है, क्या आउटपुट देता है, कैसे होता है। इसको अपन जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हमें क्या करना होता है मेनली, मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में मेनली व्हाट वी डू इज वी इंसर्ट जावास्क्रिप्ट कोड। जहाँ भी कोई एप्लीकेशन इनपुट ले रही है वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट कोड इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इनपुट कहाँ ले रहा है ये इनपुट फील्ड है। ये पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम। ठीक है, पहले तो देखते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इसे बॉब, हेलो बॉब, ओके, तो मैंने जो इनपुट दिया उसको उसने मेरे को डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पे हेलो बॉब करके। और यहाँ पे ऊपर यूआरएल में नेम इज इक्वल टू बॉब करके आया, मतलब जो इनपुट मैंने दिया उसको नेम पैरामीटर में उसने यूज किया, रख लिया वहाँ पे। अब पहले थोड़ा सा HTML इंजेक्ट करके देखते हैं। अब HTML इंजेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि काम कर रहा है या नहीं। मैं कुछ ऐसी चीज करता हूँ जो कि टेक्स्ट में विजिबल हो। तो लेट्स से मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करने की कोशिश करता हूँ। आई यूज द बी टैग HTML का, और बॉब, क्लोज इट, क्लोज द टैग, एंटर। तो अब यहाँ पे हेलो बॉब आ गया और बॉब इज बोल्ड में। तो मेरा जो इनपुट है ऐसे का ऐसा ही वो आउटपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। मैं HTML कोड तो इंसर्ट कर पा रहा हूँ इसमें। नाउ कैन आई इंसर्ट जावास्क्रिप्ट? लेट्स ट्राई। तो जावास्क्रिप्ट हम वेबसाइट्स में किस तरह से करते हैं कि वी यूज द स्क्रिप्ट टैग। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, मैं और तरीके भी दिखाऊंगा। स्क्रिप्ट टैग यूज किया, और टेस्ट करने के लिए यूजली हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे एक अलर्ट डिस्प्ले करते हैं। कुछ भी डाल सकते हो इसमें, यू कैन सिंपली यूज द नंबर 1, स्क्रिप्ट अलर्ट 1। लेट्स सी वेदर दिस रन्स। ओके, तो यहाँ पे एक अलर्ट डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे विद द टेक्स्ट 1। मतलब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मैं इंजेक्ट कर पा रहा हूँ। तो अब जावास्क्रिप्ट मैं इंजेक्ट कर पा रहा हूँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पॉसिबल है यहाँ पे। अच्छा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे दो तरह की होती है। एक होती है रिफ्लेक्टेड, एक होती है स्टोर्ड। रिफ्लेक्टेड मतलब कि अब जैसे ये जो लिंक है, इस लिंक मैंने जो नेम में जो इनपुट दिया था वो इस लिंक में है। मैं लिंक जहाँ भी पेस्ट करूंगा वहाँ पे ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला कोड है वो चल जाएगा। यार अच्छा, ये चल गया इस तरह से। मतलब ये लिंक मैं जिसको भी दूंगा उसमें ये या जो भी मैं कोड डालता हूँ मेलिशियस, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। स्टोर्ड में क्या होता है, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि हम जो जावास्क्रिप्ट कोड है, मेलिशियस कोड जो भी है, उसको इंसर्ट करते हैं वेबसाइट के डेटाबेस में। तो क्या है, जो भी उस
पेज को विजिट करेगा जहाँ पे वो डेटाबेस से वो डेटा रिट्रीव हो रहा है, उसको वो कोड दिखेगा। दिखेगा एज इन मतलब उसके ब्राउजर में उस कोड का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा। तो अब इसका फिर रिजल्ट ये होता है कि जो भी उस साइट को विजिट करता है, जो भी वो डेटा जिसके भी ब्राउजर में रिट्रीव होता है, सबको अफेक्ट करता है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला कोड। रिफ्लेक्टेड में क्या है, सिर्फ जिसको अगर लिंक मिला अटैकर से, जिसने जिसको भी लिंक दिया अटैकर ने, सिर्फ उसी के सिस्टम में अफेक्ट करेगा। स्टोर्ड में जो भी वेबसाइट को विजिट करेगा उसके सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट करेगा कोड। वो कैसे काम करता है वो स्टोर्ड भी मैं दिखाता हूँ, बट पहले हम ये देखते हैं और तरीके क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट डालने के। जैसे मान लो इमेज टैग जो होता है उसमें सोर्स इज इक्वल टू एक्स, बिना कोई सोर्स दिए ऑन एरर इज इक्वल टू, मतलब अगर एरर आएगा ही क्योंकि हमने इमेज का कोई सोर्स दिया नहीं है। ऑन एरर इज इक्वल टू और अपना कोड डाल देते हैं अलर्ट। अब यहाँ पे जो कुकी है वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ, अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अच्छा एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई इसमें। अच्छा ये उसको मैंने क्लोज नहीं किया, ये इसको क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगाना जरूरी है। तो इसने जो कुकी है वो डिस्प्ले कर दी। अब ऑब्वियसली ये अलर्ट्स दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है, सिंपली विक्टिम के ब्राउजर में अलर्ट्स दिख रहे हैं, उससे अटैकर को तो कोई फायदा है नहीं। तो वो क्या करता है, वो यूजली इस तरह का कुछ करेगा कि जैसे मान लो ये किया इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक्स। अब एक होता है विंडो डॉट लोकेशन, उससे लोकेशन चेंज हो जाती है उस वेब पेज की। तो विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, जैसे मानो यहाँ पे मैंने दे दिया http google.com। तो जैसे ही पेज लोड होगा अब वो गूगल की तरफ चला जाएगा, गूगल को रिक्वेस्ट भेजेगा ब्राउजर और गूगल खुल जाएगा। अब वो जब जितनी बार वो पेज खोलेंगे हम उस पर्टिकुलर लिंक के साथ, तो वो इसी तरह से चलेगा। तो अटैकर्स क्या करते हैं, लेट्स से चलो हम अपने ही सिस्टम में एक सर्वर बनाते हैं, पाइथन सर्वर सिंपल। जैसे ये किया sudo पाइथन फाइनेंस। एक सर्वर है। वो अटैकर्स फिर क्या करते हैं कि अब ये विंडो डॉट लोकेशन वाला जो है, इसको मैं अपने सर्वर की तरफ रीडायरेक्ट कर दूंगा। अपना आईपी लिखूंगा यहाँ पे, प्लस अब ये जो लोकेशन है इसी में क्या हम ऐड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी की जो वैल्यू है। तो अब एक्चुअली एक वैलिड वेब पेज तो नहीं होगा ये, ठीक है, ब्राउजर में खोलूंगा तो एरर आएगा। लेकिन अगर मैं सर्वर के पास जाता हूँ, एक्चुअली आई थिंक कुछ एरर आया उसको, चेक जो मैंने कोड लिखा था वो सही था या नहीं। हाँ अच्छा ओके दिस, ये फॉरवर्ड स्लैश में भूल गया था, फॉरवर्ड स्लैश प्लस डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो वेब पेज तो नहीं खुल पाएगा। लेकिन ब्राउजर के पास क्या है, सॉरी ब्राउजर के पास नहीं, सर्वर के लॉग्स में क्या आ गया, एक रिक्वेस्ट आई
जिसमें हमने इस फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्या लगा दी, कुकी की वैल्यू। तो ये जो रिक्वेस्ट आई हमारे पास, उसमें कुकी की वैल्यू थी, किसकी कुकी, विक्टिम के ब्राउजर में जहाँ पे कोड रन हुआ है, उसकी कुकी अब मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मैं ये कुकी यूज करके उसका जो है सेशन स्टील कर सकता हूँ। जैसे जो कुकीज होती हैं तुम्हारे ब्राउजर में, व्हाट यू कैन डू इज F12 क्लिक करो, गो टू स्टोरेज। अच्छा, इस होस्ट के लिए तो नहीं है कुकी, तो ये DVWA जो है इसके लिए कुकी होगी यहाँ पे। अच्छा, एक्चुअली ये IP एड्रेस, ये जो टारगेट मशीन है, इस पर बहुत सी कुकीज़ हैं, बिकॉज इस पर और भी चीज़ें एक्सेस की हैं मैंने। B374 के था, उसने अपनी कुकी रखी हुई है। अब इस पर जो PHP सेशन आईडी वाली कुकी है, ठीक है, इसमें मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। जो मैंने कुकी यहाँ से चुराई थी, मैं ये वाली वैल्यू डाल दूँ। एक्चुअली आई थिंक दिस इज द सेम वैल्यू, DB2 वाली, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरा ही सिस्टम है। हाँ, तो बट यू कैन चेंज दिस कुकी वैल्यू, और जो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली अगर वो मैं डाल देता हूँ, अगर वो किसी और की कुकी है, तो नाउ आई एम लॉग्ड इन टू द वेबसाइट एज दैट यूजर, मैं उसका सेशन यूज कर रहा हूँ। तो इसको अपन कहते हैं सेशन स्टीलिंग या सेशन हाईजैकिंग, जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की मदद से किया जाता है। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एक और भी तरीका मैं दिखाता हूँ यहाँ पे पेलोड का। बॉडी ऑन लोड इज इक्वल टू, और जो भी करना है अलर्ट या जो भी लिखना है, जैसे वेब पेज की बॉडी लोड हो, ये कोड चला दो। अब स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था, चल लास्ट टाइम जो मैंने स्टोर किया था उसके रिजल्ट्स अभी तक दिख रहे हैं इसमें। लेट्स से नेम तो कुछ भी रखते हैं, और मैसेज कुछ इस तरह का मान लो, बॉडी ऑन लोड इज इक्वल टू अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। इसको क्लोज कर देते हैं। अब जितनी बार भी ये पेज लोड होगा, ठीक है, लेट्स से किसी और पेज से आते हैं इस पे, तो जितनी बार भी ये लोड होगा, ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब इस डेटाबेस में स्टोर हो गया है वेबसाइट के। तो रॉब के नाम से जो हमने मैसेज लिखा, उसमें मैसेज का टेक्स्ट सिंपली वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला था, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हर बार। तो स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्सेस रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में तुम्हें क्या लगता है, विच वन इज मोर डेंजरस? सर आप ये जो एक्सेस स्टोर्ड बता रहे हैं, so I see this is being used by most of the internet service providers. पार्डन? क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि क्लाइंट उनका जो भी वेबसाइट यूज करता है, इन केस ऑफ द क्लाइंट एज अ वेरी ओल्ड पर्सन, बहुत बूढ़ा सा आदमी है जिसको ज्यादा कंप्यूटर नहीं आता, तो हाँ, उसके वेबसाइट पे कुकीज पे कुछ ना कुछ ऐसा ही एरर मैसेज डाल देते हैं। सो ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, वो फोन करता है, दे विल आस्क फॉर सम मनी, और फिर वो कोड रिमूव करते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है यही यही होता है। और ज्यादा डेंजरस तो सर CSRF है, क्योंकि इसकी वजह से द क्लाइंट्स ईमेल एंड एवरीथिंग कुड बी चेंज्ड रैंडमली। सो फॉर CSRF एग्जांपल तो अगर मेरे पास है, दैट इज, वो तो ठीक है, बट आई एम आस्किंग बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड, इन दोनों के बीच में। सर रिफ्लेक्टेड तो स्टोर्ड। स्टोर्ड क्यों? क्योंकि स्टोर्ड ज्यादा यूजर्स को अफेक्ट करेगा, जो भी इस वेबसाइट को विजिट करेगा उसके ब्राउजर में वो कोड चल जाएगा। और रिफ्लेक्टेड तो क्या है, अगर इसके पास लिंक है, सिर्फ उसी को
अफेक्ट होगा रिफ्लेक्टेड वाले का। सर जो आपने लिखी थी ना सर वो स्क्रिप्ट, तो सर वो एक बार चैट में भी लिख दो ना सर। ठीक है, मैं लिख दूंगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि स्टोर्ड, व्हाई स्टोर्ड इज मोर डेंजरस। Yes, sir. अच्छा, आई एम जस्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट्स, तो जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। पर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, एसक्यूएल इंजेक्शन। आर यू गाइस फेमिलियर विद एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और काम कहाँ दिया वो? सर, डेटाबेस। डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करने के लिए एसक्यूएल यूज करते हैं। ठीक है, तुमने यूज किया है पहले एसक्यूएल को? हाँ नहीं सर, नहीं, मैंने कर रखा है माई स्क्वेयर। किया हुआ है। ओके, ठीक है। तो एसक्यूएल डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करने में जो लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज उसको कहते हैं। और एसक्यूएल इंजेक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे अब काफी बार क्या मतलब, काफी केसेस में क्या होता है, जैसे हमारा जो डेटा है, जैसे मान लो तुम लॉग इन कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या फिर लॉग इन नहीं कर रहे, या अगर कोई वेबसाइट कुछ डेटा डिस्प्ले कर रही है, इमेजेस, या इमेजेस भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी। और वो डेटा, ये सब डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेसेस के अंदर। ठीक है, डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स होते हैं, इन टेबल्स में डेटा स्टोर होता है। अब जैसे मान लो मैंने कोई जब लॉगिन किया या कुछ और वैल्यू, कुछ डेटा मांगा वेबसाइट से, तो बेस्ड ऑन सम इनपुट जो मैं दूंगा, वेबसाइट कुछ डेटा निकालेगी डेटाबेस से और उसको डिस्प्ले कर देगी स्क्रीन पे। तो ये चीज़ कैसे होती है? बैकग्राउंड में कोई एसक्यूएल क्वेरी चलती है और उसकी मदद से फिर वेबसाइट ऐसा करती है। लेकिन अगर जो मैंने इनपुट फील्ड है, जहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ वैल्यू, उसमें कुछ कस्टम डाल दिया कोड, मतलब कस्टम एसक्यूएल कोड मैंने वहाँ इंजेक्ट कर दिया उस क्वेरी के अंदर, उसको कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल, लेट्स से सिंपली एसक्यूएल का थोड़ा सा कुछ बेसिक देख लेते हैं एक बार। इसको बंद करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन समझ आने से पहले थोड़ा बेसिक एसक्यूएल का समझना पड़ेगा। तो एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेसेस। ठीक है, डेटा
से इंटरेक्ट करने के लिए, डेटा बेसिस से इंटरेक्ट करने के लिए एसक्यूएल यूज करते हैं। डेटा स्टोर करना है, डेटा रिट्रीव करना है, कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है, सारा काम होता है एसक्यूएल की मदद से। अच्छा, अब यहाँ पे हम डेटा जो है ऐड तो नहीं कर रहे, डेटा डिलीट भी नहीं कर रहे, हम सिंपली मेनली क्या कर रहे हैं, डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं टेबल में से। तो एक सिलेक्ट स्टेटमेंट कहा जाता है। सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे काम करती है, सिलेक्ट और जो नेक्स्ट हम उसमें पैरामीटर देते हैं दैट इज द कॉलम नेम, कि जैसे मैंने बताया था डेटाबेसेस में स्टोर होता है डेटा टेबल्स के फॉर्म में। हर टेबल में अलग अलग कॉलम्स होते हैं। सो लेट मी शो यू थ्रू दिस। हर डेटाबेस में अलग अलग कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स में फिर वैल्यूज होती हैं। इफ आई जस्ट रन दिस क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स में एक्चुअली दिखाता हूँ। जैसे ओके दिस इज द टेबल, ठीक है, अलग अलग कॉलम्स हैं, तो कॉलम नेम्स के बेसिस पे हम डेटा रिट्रीव करते हैं टेबल से। जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री। अच्छा, ये टेबल है जिसका नाम है कस्टमर्स। सो सिलेक्ट फिर कॉलम नेम, अगर सारे कॉलम्स करने हैं तो यू से सिलेक्ट स्टार, अदरवाइज कॉलम नेम दोगे। जैसे मान लो मुझे सिर्फ कंट्री देखनी है, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, तो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, तो टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स। और इन्होंने एक सैम्पल डेटाबेस दिया हुआ है जिसमें टेबल नेम्स दिए हैं, कस्टमर्स, कैटेगरीज, एम्प्लॉयज, इस तरह से। तो इसमें कस्टमर्स टेबल है, इसमें से मुझे कंट्री वाला कॉलम चाहिए, उसमें जितने रिकॉर्ड्स हैं सारे चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को मैं रन कर दूंगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये सारे मुझे 91 रिकॉर्ड्स हैं, 91 सारे के सारे आ गए। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। कहाँ से, कस्टमर्स वाले टेबल से डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स में सारे कॉलम्स आ गए थे। मल्टीपल कॉलम्स करने तो इस तरह से लिख सकते हो, कंट्री, या लेट्स से सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये दोनों कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अब कंट्री में से कोई वैल्यू लेते हैं, लेट्स से फ्रांस, चलो फ्रांस लेते हैं। सिलेक्ट कस्टमर नेम कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, अब लेट्स से मुझे सिर्फ वही वाले कॉलम्स देखने हैं जहाँ पे कंट्री क्या है, फ्रांस। तो मैं यहाँ पे एक वेयर क्लॉज ऐड कर दूंगा इसमें, वेयर, और वेयर के आगे क्या लगती है, कोई कंडीशन लगती है, वेयर कंट्री इज इक्वल टू फ्रांस। तो अब सिर्फ वही वाली एंट्रीज आ रही हैं। कस्टमर नेम, एक्चुअली इन्होंने नेम तो क्या है, ऐसे रैंडम वर्ड्स लिखे हुए हैं फ्रेंच में, ये नाम तो नहीं है। तो कस्टमर नेम और कंट्री सिर्फ वही वाले आ रहे हैं जहाँ पे कंट्रीज फ्रांस। अच्छा, आप कुछ पूछ रहे थे क्या बीच में? कुछ क्वेश्चन है इसमें से? नहीं सर। ओके, ये तो पूछ लेना, कोई ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक जो होता है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन ये वाली मीट हो रही है। ओके, नाउ दिस इज अ कंडीशन, कि हमने ये कंडीशन लगा दी कि सिर्फ जहाँ पे कंट्री इज इक्वल टू फ्रांस सिर्फ वही वाली एंट्रीज दिखाओ मेरे को। लेट्स गो बैक अगेन। अच्छा, तो अब ऑर्डर्स वाला भी टेबल है, इसमें क्या है, ओके, अच्छा, एम्प्लॉइज, कस्टमर भी ठीक है। अब आते हैं इस पे,
अपना DVWA पे। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजर आईडी मांग रहा है। लेट्स से कुछ एंटर करते हैं, 1 एंटर करके देखते हैं क्या होता है, मतलब आउटपुट क्या आ रहा है वो तो देखिए। ID 1, फर्स्ट नेम एडमिन, सरनेम एडमिन। अच्छा जो भी मैं आईडी डाल रहा हूँ उस यूजर आईडी के अकॉर्डिंग ये डेटा निकाल रहा है। ठीक है, क्या डेटा निकाल रहा है, फर्स्ट नेम और सरनेम। लेट्स से 4, तो 4 में पाब्लो पिकासो। अच्छा तो इस तरह से जहाँ भी वेबसाइट डेटा रिट्रीव कर रही होती हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है। तो कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी। लेट्स से कि जो यूजर नेम है वो कुछ मतलब यूजर नेम सॉरी, जो कॉलम्स हैं और जो टेबल नेम है वो अपने हिसाब से तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। दिस इज जस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब बस एक आइडिया लेने के लिए, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट कोई स्टेटमेंट हो। बट व्हाट डू यू थिंक वुड बी दी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रही होगी। सर select ID first name surname from table name. फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। टेबल नेम हो सकता है यूजर्स हो, कॉमनली यूजर्स ही होता है इसलिए मैं यूजर्स लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सही है। ओके, तो दिस वुड बी दी स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू जो भी आईडी हम दे रहे हैं। ठीक है, वेयर क्लॉज भी वहां पे लगा हुआ है, क्योंकि जो भी मैं आईडी दे रहा हूँ वही दिख रहा है ना, उसी का डिटेल दिख रहा है। Yes, sir. तो वेयर कंडीशन लगी हुई है वहां पे। अब जो है अब वो यूजली लिखा कैसे होता है, एंड में जो वेयर होता है वो इस तरह से होता है, वेयर। अच्छा ये जो एडिटर है इसमें दिखाता हूँ, कस्टमर्स, जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया था तुम्हें, वेयर कंट्री इज इक्वल टू, और अब जो ये वाला केस है, डीवीडब्ल्यू वाला जो केस है, वहां पे इस तरह से एक सिंगल कोट है, उसके बाद जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं वो जा रही है, फिर एक और सिंगल कोट और सेमीकोलन। ठीक है, तो जो भी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो जा रही है यहाँ पे, इस जगह में। तो हम चेक कैसे करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी, कि हम एक सिंगल कोट डाल के देखते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल कोट डाल दूं तो ये तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, 3 सिंगल कोट्स तो सिंटैक्स एरर देगा वो। लेट्स सी कोई एरर आता है या नहीं। सिंगल कोट डाल के एंटर कर दिया, ये कहता है यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। मतलब कि यहाँ पे मैं जो भी डाल रहा हूँ उसको वो ले रहा है वैल्यू को, और उसको वेयर क्लॉज में कंडीशन में डाल रहा है। एसक्यूएल इंजेक्शन इज पॉसिबल। अब ट्राई करते हैं कि अब इसमें सिंगल कोट तो डाला, और क्या डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं एक्चुअली। अब जो कंडीशन दी है, वेयर कंट्री इज इक्वल टू, अच्छा कंट्री तो चलो वहां पे था, यहाँ पे क्या है, वेयर आईडी इज इक्वल टू जो भी आईडी हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे 3 4 जो भी दिया। तो अब ये क्या करता है, कंप्यूटर्स बेसिकली हर चीज में क्या बूलियन वो लगाते हैं। बूलियन मतलब 0 या 1, या तो चीज ट्रू है या फॉल्स है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला था ID 4, 4 डाला था, तो उसने क्या किया कि स्टेटमेंट क्या बन गई, सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम यूजर नेम फ्रॉम टेबल, फ्रॉम यूजर्स हो गया जो भी टेबल नेम होगा,
वेयर आईडी इज इक्वल टू 4। ये कंडीशन बन गई। तो वो एक एक रो के लिए चेक करेगा कि आईडी इज इक्वल टू 4 ट्रू है क्या। इस केस में नहीं, पहले वाले पे आएगा आईडी इज इक्वल टू 1 फॉल्स है, ठीक है, इसको नहीं कंसिडर करना। आईडी इज इक्वल टू 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, आईडी इज इक्वल टू 4 हाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वो वैल्यू वो ले आएगा, रिट्रीव कर लेगा। फिर आईडी इज इक्वल टू 5 6 जितने भी हैं सबके लिए वो चेक करता है कि कंडीशन मैच कर रही है नहीं कर रही, एक एक रो के लिए। अब ऑफ कोर्स इस केस में मैच कहाँ करेगी, जहाँ आईडी 4 है तो उसी के डिटेल्स मिलेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन में हमारा गोल ये होता है कि मैं कुछ ऐसा डालूं जिससे जो कंडीशन है ये वेयर क्लॉज वाली, ये हमेशा ट्रू हो जाए, हर रो के लिए ट्रू हो। क्या कुछ ऐसा बता सकते हो जो मतलब हर रो के लिए ट्रू होगा? जो हर केस में ट्रू होगा चाहे कुछ भी हो। अच्छा, एक चीज और याद रखो कि वेयर क्लॉज में मैं दो कंडीशंस भी डाल सकता हूँ। मैं एंड या और ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकता हूँ, दो या तीन कंडीशंस भी डाल सकता हूँ जितनी चाहूँ। तो मैं कोई ऐसी कंडीशन यहाँ डालूंगा जो हमेशा ट्रू होगी, हमेशा ही कुछ उसका जो है मैच करेगा वो हर कॉलम के लिए। ओरिजिनल स्टेटमेंट को मैं चेंज नहीं कर सकता, ये भी याद रखना कि ओरिजिनल जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है जो बैकएंड में चल रही है, आई हैव नो वे ऑफ चेंजिंग दैट। उसको मैं हटा नहीं सकता, उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, बस उसमें कुछ इंजेक्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ से। कुछ आ रहा है या कुछ आइडिया आ रहा है क्या कर सकते हैं यहाँ पे? No, sir. ओके ठीक है, आई टेल यू। अच्छा, अब कीप इन माइंड कि हम जो डाल रहे हैं इनपुट वो कहाँ जा रहा है। हम जो इनपुट डाल रहे हैं वो जा रहा है यहाँ पे इस स्पेस में। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, मुझे इसको ताकि ये क्लोज हो जाए। सो द फर्स्ट थिंग आई विल डू, आई राइट अ सिंगल कोट। ऑलरेडी लिखा हुआ है सिंगल कोट यहाँ पे। तो क्या कर रहा हूँ, और 1 = 1। अब कंडीशन क्या हो गई, सिलेक्ट कॉलम जितने भी हैं फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, वो सिंगल कोट हमने ऐसे ही बंद कर लिया, उसमें कुछ वैल्यू भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी डालना डाल सकते हैं। वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, और के बाद हमने क्या दी थी, दूसरी कंडीशन दे दी उसको, 1 = 1, कि या तो ये ट्रू हो या वो ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो मैच कर जाएगा और उस कॉलम की डिटेल्स दिख जाएंगी। 1 = 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, सोचो इसके बारे में। 1 = 1 ट्रू है, हमेशा ही ट्रू है, 1 = 1 होता ही है, हमें पता है ये बात, है ना। 1 = 1 तो है ही, मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट है ये तो। तो 1 = 1 हमेशा ट्रू। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर कॉलम में, सॉरी हर कॉलम में नहीं, हर रो में वो क्या देख रहा है, सिलेक्ट यूजर नेम लास्ट, या सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 और 1 = 1। जहाँ आईडी 1 है वहां तो ट्रू हो गया पहला क्लॉज, पर जहाँ आईडी 2 है वहां भी 1 = 1 तो ट्रू ही रहेगा, तो वो डेटा भी रिट्रीव हो जाएगा। इसी तरह से हर केस में हर रो के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो जितने रोज हैं सारा डेटा
यहाँ पे हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है इस, ये जो हमने डाला है टेक्स्ट, इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है। तो बता सकता है क्या है? एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी भी है यहाँ पे। सर एंड करना पड़ता है वो सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है यहाँ पे, अभी तक तो हमने क्या किया, इसमें तो डाल दिया, बट मैं जो कोड डाल रहा हूँ उसके बाद ये भी तो आएगा, एक सिंगल कोट और एक सेमीकोलन एंड में वेट कर रहा है। तो ये तो, इससे तो गड़बड़ हो जाएगी स्टेटमेंट, है ना, इससे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे या तो एक ऑक्टाथॉर्म डाल देते हैं, या फिर डबल हाइफन और स्पेस। इससे क्या हो जाता है, बाकी का जो पार्ट है स्टेटमेंट का, वो एज अ कमेंट ट्रीट होता है। प्रोग्रामिंग में कहीं भी अगर कोई कमेंट आता है तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कोड, बट उसको जो भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर है वो ट्रीट करता है एज अ कमेंट। कमेंट को वो प्रोसेस नहीं करता। कमेंट इज फॉर द यूजर, जब प्रोग्रामर जो भी जिसने भी लिखा है उसके रेफरेंस के लिए होते हैं कमेंट्स। तो अगर मैं उसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो उसको एज कोड ट्रीट नहीं करेगा, और मेरा काम हो गया यहाँ पे। तो ओके, लेट्स रन दिस। अब यहाँ देखो, सबके डिटेल्स मिल रहे हैं, 5 एंट्रीज हैं, सिर्फ पांचों मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एसक्यूएल इंजेक्शन कर लिया सक्सेसफुली। और जितना डेटा हमें मिलना चाहिए था, उससे ज़्यादा डेटा निकाल लिया। नॉर्मली क्या डेटा हमें कितना मिलना चाहिए, एक आईडी डाली उसका डिटेल मिल गया, बट यहाँ तो हमें सारी आईडीज के डिटेल्स मिल रहे हैं। अब इसको कहते हैं कि हमने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन किया। इंजेक्शन क्यों? क्योंकि कस्टम हमने एसक्यूएल कोड वहाँ पे इंजेक्ट कर लिया एक्चुअल स्टेटमेंट के अंदर, और उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। तो जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा डेटा मुझे रिजल्ट में मिल रहा है। अब लेकिन और क्या करते हैं, और डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अल्टीमेट गोल तो क्या होता है, यूजली यूजर नेम और पासवर्ड पता करना, ठीक है, पासवर्ड निकालना। तो ठीक है, करते हैं ये चीज। अब क्या है कि अभी तक जो मैंने किया उसमें तो सिंपली मैं क्या कर पा रहा हूँ कि ये 1 = 1 डाल के, इस तरह से मैं, और 1 = 1 डाल के मैं ये वाला जो पर्टिकुलर जो टेबल है, उस जो भी जहाँ से भी ये वैल्यू निकाल रहा है, सिर्फ उसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल पा रहा हूँ। पर मुझे और ज़्यादा डेटा चाहिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या है, अपनी खुद की एक सिलेक्ट स्टेटमेंट भी डालनी पड़ेगी। एक खुद की सिलेक्ट स्टेटमेंट मुझे डालनी पड़ेगी वहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स डायरेक्टली तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट डाल नहीं सकता, ऑलरेडी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट चल रही है। तो मुझे यूनियन का यूज करना पड़ेगा। यूनियन कीवर्ड होता है एसक्यूएल में, यूनियन ऑपरेटर होता है। तो द एसक्यूएल यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो
जैसे इसका सिंटेक्स है, सिलेक्ट पहली स्टेटमेंट, यूनियन सिलेक्ट दूसरी स्टेटमेंट, तो दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को कंबाइन करता है रिजल्ट्स को, और दोनों में कॉलम सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए. कॉलम्स मस्ट आल्सो हैव सिमिलर डेटा टाइप्स. The columns in every select statement must also be in the same order. सेम ऑर्डर मतलब अगर पहले कॉलम में नंबर्स हैं, दूसरे में कुछ अल्फाबेट्स मतलब कुछ स्ट्रिंग है एक कॉलम में, तो दूसरे में भी यही होना चाहिए, पहले में नंबर्स दूसरे में अल्फाबेट्स. ऐसा नहीं कि रिवर्स कर दिया तो काम नहीं करेगी स्टेटमेंट. यूनियन को यूज कैसे करते हैं कि अब ऑलरेडी हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी है बैकग्राउंड में, उसके साथ यूनियन और सिलेक्ट अपनी स्टेटमेंट डाल सकते हैं. अब इस सिलेक्ट स्टेटमेंट में मैं और डेटा निकाल सकता हूँ टेबल में से. आता है तो उसके लिए भी पहले तो एक सेमी कोलन लगाते हैं. फिर अब मान लो मेरे को पता करना है कि डेटाबेस जो यूज हो रहा है उसका नाम क्या है, तो यूनियन सिलेक्ट. अब मुझे सिर्फ डेटाबेस पता करना है, मुझे और कोई डेटा नहीं चाहिए, तो यूनियन सिलेक्ट नल. अच्छा, यूनियन सेलेक्ट नल तो बात की बात है, पहले कुछ और करते हैं. पहले ये पता करते हैं कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में कॉलम्स कितने हैं. ठीक है, दो या तीन कॉलम्स होंगे, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे दो या तीन कॉलम मतलब तीन कॉलम्स का है. तो वो कैसे पता करते हैं, ऑर्डर बाय के थ्रू. सेमी कोलन ऑर्डर. ऑर्डर बाय मतलब कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है रिजल्ट्स को, ऑर्डर बाय वन अगर किया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है. फिर ऑर्डर बाय टू किया, इसमें भी कोई एरर नहीं आया. ऑर्डर बाय कॉलम नंबर टू, तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो ऑर्डर करने का तो यहाँ पे कुछ वो नहीं है, मतलब हमें स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा. ऑर्डर बाय थ्री किया तो एरर आ गया, अननोन कॉलम थ्री इन ऑर्डर क्लॉज. मतलब कि जो ओरिजिनल एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ दो ही कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. आईडी जो मैंने सप्लाई की है सिर्फ वो वैल्यू दिखा रहा है, वो आईडी टेबल में से रिट्रीव नहीं हो रही. ठीक है, एसक्यूएल स्टेटमेंट जो चल रही है बैकएंड में, वहाँ पे दो ही कॉलम्स है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम जो भी टेबल नेम है, वो है एक्चुअल स्टेटमेंट. आईडी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो वैल्यू दिखा रहा है सर. तो दो ही कॉलम्स हैं. तो अब मुझे पता चल गया कि यूनियन के बाद जो मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा उसमें भी दो कॉलम्स ही होंगे. तो अब मुझे लेट्स से जानना है कि डेटाबेस कौन सा है, तो यूनियन सिलेक्ट नल. नल क्योंकि हमें एक ही वो चाहिए, तो नल जो डेटा टाइप है वो किसी भी डेटा टाइप से मैच हो जाता है, तो उसको यूज करते हैं नल. और दूसरे कॉलम में क्या डालते हैं, डेटाबेस, और ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस. इसी तरह से लिखा जाता है डेटाबेस की, अगर वो जाननी है, इस वेरिएबल की वैल्यू अगर जाननी है, तो डेटाबेस पहला नल था तो फर्स्ट नेम में नल आया. यूनियन में हमने क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि वो मैच मिक्स करता है दोनों के रिजल्ट्स को. तो पहले टेबल में से क्या निकाल रहे हो, फर्स्ट नेम और सर नेम. दूसरे टेबल में से वैल्यूज निकाल रहे हैं. तो फर्स्ट नेम क्या है, नल. दूसरा डेटाबेस क्या है, डीबीडब्ल्यू. अच्छा, टू मेक इट अ लिटिल मोर क्लियर, अ लिटिल क्लियरर मतलब, तो वन यूनियन सिलेक्ट नल डेटाबेस अगर दे, तो पहले उसने एडमिन एडमिन लिया, जो आईडी इज इक्वल टू वन के लिए फर्स्ट नेम और सरनेम आया. उसके बाद उसने नल और डेटाबेस जो दूसरा कॉलम है, जो दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसके रिजल्ट दिखाया. तो नल में तो कुछ नहीं आता, नल इज नल एम्प्टी. और डेटाबेस का नाम क्या है, डीबीडब्ल्यू है. अच्छा, सेम चीज अगर अपन करें, अगर मुझे जानना है कि वर्जन कौन सा है डेटाबेस का, तो उसके लिए होता है डबल एट द रेट वर्जन वेरिएबल जो होता है. सबमिट.
ओके, तो वर्जन क्या है? 5.0.51। अच्छा, अब जो है और हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं इसमें से। मान लो मुझे होस्ट नेम भी पता करना है उस सिस्टम का, टारगेट सिस्टम का। सिमिलर चीज कर सकते हो, वन यूनियन सिलेक्ट नल डेटाबेस की जगह सिंपली होस्ट नेम। लेट मी जस्ट, होस्ट नेम के लिए भी यही होता है, डबल @ होस्ट नेम क्या है? मेटास्प्लॉइटेबल, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये तो चलो पता चल गया, होस्ट नेम वगैरह ये सब पता चल गया। लेकिन अब मुझे पता करना है कि भाई टेबल्स जो है इस डेटाबेस में वो क्या क्या है। तो यूनियन सिलेक्ट नल टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम, हर डेटाबेस का एक होता है इंफॉर्मेशन स्कीमा, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, जहाँ पे जो बेसिकली इट इज अ ब्लूप्रिंट उस डेटाबेस के लिए, कि उसमें क्या क्या है, कि स्ट्रक्चर क्या है उस डेटाबेस का, वो डिफाइन होता है इंफॉर्मेशन स्कीमा में। कि उसमें टेबल्स क्या है, क्या कॉलम्स हैं, ये सारी चीज़ें इस इंफॉर्मेशन स्कीमा में होती है। इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स, तो यूनियन सेलेक्ट नल टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जितने भी टेबल नेम्स हैं, कैरेक्टर सेट्स, कॉलम्स वगैरह, ये सब यूजर्स। अच्छा, यहाँ हमारे सबसे काम का टेबल कौन सा है? यूजर्स। तो अब इस पे फोकस करते हैं। यूनियन सिलेक्ट नल कॉमा कॉलम नेम। अब मुझे इस टेबल के कॉलम्स चाहिए सारे, फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं, टेबल्स और कॉलम नेम्स, ये सारी चीजें उसी के अंदर होती हैं। इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, क्या था टेबल नेम? यूजर्स। तो क्या थी हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे? यूनियन सिंगल कोट, यूनियन सेलेक्ट नल कॉमा कॉलम अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स, यूनियन सेलेक्ट नल कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू यूजर्स। तो अब इस यूजर्स नाम के टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं उन सबके नाम हम देते हैं, कॉलम नेम्स, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर, पासवर्ड। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे यूजर और पासवर्ड चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। मेन तो मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो सिंपली क्या कर देंगे, यूनियन सिलेक्ट यूजर कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। तो पहला क्या है? एडमिन, और ये उसका पासवर्ड हैश। फिर गॉर्डन भी दूसरा है, उसका पासवर्ड हैश, इसी तरह से। अब लेट्स से कि कोई एक इसमें से उठाते हैं, लेट्स से वी पिक अप दिस पासवर्ड हैश,
एंड एक ऑनलाइन वेबसाइट है, मतलब ऑफ कोर्स वेबसाइट ऑनलाइन होती है, तो क्रैक स्टेशन, इस पे जाके दिस इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू लुक फॉर क्रैक हैशेस अगर तुम खुद से क्रैक नहीं करना चाहते तो। हैश यहाँ पे डाला, क्रैक हैशेस, इसका रिजल्ट इसने क्या बता दिया, पासवर्ड सिंपली। तो मतलब इसका जो है, इस यूजर नेम का, इस स्मिति नाम का जो, मतलब ये जिसका अकाउंट है, यूजर नेम स्मिति, और पासवर्ड क्या है उसका, पासवर्ड, लेट्स ट्राई टू लॉग इन स्मिति। तो यू हैव लॉग्ड इन एज स्मिति। तो इस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करके हम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो सर उसका पासवर्ड कोड में क्यों आया था? पासवर्ड हैश, उसको कोड नहीं है, वो पासवर्ड हैश है। तो पासवर्ड हैश क्रिएट करना पड़ता है? हाँ, जब पासवर्ड स्टोर होता है तो पहले उसको हैश में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं, डायरेक्ट पासवर्ड कभी। तो सर कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड को हैश में स्टोर करके कंफर्म वो करता है या फिर? नहीं क्योंकि नहीं, वो इससे पहले आप जितने भी चेक कर रहे थे तो उसमें तो पासवर्ड डायरेक्ट दिखा रहा था, सिर्फ इसी में हैश आ रहा था, ऐसा क्यों? किसमें क्या दिखा रहा है? इससे पहले आप जितने भी यूजर्स का पासवर्ड देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो वो तो सारा यूजर नेम और पासवर्ड डायरेक्ट दिखा रहा था ना, सिर्फ नहीं, सब इसी में यूजर हैशेस का थे। पासवर्ड हैश में आया। नहीं नहीं, सब में पासवर्ड थे, सब में हैशेस थे। अ, ये देखो, सबके हैशेस के फॉर्म में स्टोर्ड है, एक्चुअल पासवर्ड नहीं है। अच्छा अच्छा। पासवर्ड अपने आप वो हैश के फॉर्म में नहीं स्टोर करेगा। मतलब वो तो कोडिंग इस तरह से करनी पड़ती है कि जब वो स्टोर हो तो हैश में कन्वर्ट होकर स्टोर हो। वो कंप्यूटर तो वो करेगा जो तुम कहोगे प्लेन टेक्स्ट में ऐसे ही स्टोर कर दो, तो वैसे ही स्टोर कर देगा। तुम कोड इस तरह से करोगे कि हैश करके स्टोर हो, तो वो हैश करके स्टोर करेगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे स्टोर करते हो। सर हाँ, सर ये जितने भी कमांड है सर इनको कैसे करें? किनको? जितने भी सर आपने वो क्वेरी डाली थी सर उनको कहाँ से करें? अच्छा, कहाँ से करें, कहाँ से देखें सर को, वो ना कोई लिंक होगा जहाँ पे ये सब होगा, मैं देखता हूँ। बाकी ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डिंग तो तुम्हें मिल ही जाएगी। ओके, एक कुछ मिल रहा है लिंक में, तो इसमें आई थिंक मोस्टली इसने किया है कवर ये सारी चीज़ें, तो जैसा से ले सकते हो।
अच्छा ठीक है, आगे नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करते हैं। या तो एक सेकंड, लेकिन चेक इसमें अच्छा हमारा जो है हो गया, बस ब्लाइंड एसपीएल इंजेक्शन रहता है। ब्लाइंड एसपीएल इंजेक्शन में अगर मान लो मैं ये चीज़ करता हूँ, सेमीकोलन अगर डाल रहा हूँ तो एरर आता है, एरर्स दिखाएगा नहीं वो। लेट्स सी क्या होता है अगर हम और 1 = 1 कर रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एरर स्क्रीन पे इसमें शो नहीं होते। एक और तरीका होता है एसपीएल इंजेक्शन चेक करने का, कि जैसे यहाँ पे अगेन 1 सिंगल कोट एंड स्लीप 15, या जैसे स्लीप 30, तो 30 की जगह 20 देते हैं, आधा मिनट तो वेट करें इसके लिए। स्लीप 20 देखते हैं क्या होता है। स्लीप का टेक्निकली मीनिंग है कि उतने टाइम के लिए वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, स्लीप कर जाएगा। तो स्लीप 20 मतलब 20 सेकेंड्स के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा सर्वर से। तो अगर ये चीज काम कर रही है, यहाँ पे क्या बन रही है स्टेटमेंट, वेयर ID = 1 एंड स्लीप 20, मतलब कि अगर ये काम कर रहा है 20 सेकंड वो पॉज कर रहा है रिप्लाई देने में, जैसे कि उसने यहाँ पे किया, मतलब ये एक और तरीका है एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करने का कि पॉसिबल है या नहीं। जैसे अगर एरर हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, सिंगल कोट यूज करने पे अगर एरर दिख रहा है, तो वहां तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पॉसिबिलिटी है। लेकिन ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या एरर्स तो दिखते नहीं है स्क्रीन पर, तो ये टाइम वेस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करके कि उसको स्लीप और कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे दी, 20, 15, 25 जितने भी सेकंड्स, अगर उतने टाइम के लिए वो पॉज कर रहा है, स्लीप कर रहा है, कोई रिप्लाई दे नहीं रहा, मतलब कि एसक्यूएल इंजेक्शन हमारा यहाँ काम कर रहा है। तो अब वो एक और कंसेप्ट आ जाता है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का, बस और कुछ नहीं। इसमें हमने एक टाइम, बेसिकली हमने एक डिले स्पेसिफाई किया कि इतना डिले करके रिस्पॉन्स दो, तो वो उतना डिले करके रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उससे हम पता लगा रहे हैं कि हाँ यहाँ एसक्यूएल इंजेक्शन चल रहा है। ओके, तो डीवीडब्ल्यू है यहाँ पे हमारा इन लोग का। और नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट उसमें करते हैं मंडे को।